हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। कार्बनिक रसायन जिसको कहते हैं। जो कार्बनिक रसायन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमको IUPAC नामकरण नहीं आएगा, है ना। जिन लोगों ने 10th में पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि जो केमिस्ट्री है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, नामकरण पढ़ते हैं। ठीक है, IUPAC नामकरण, इसका मैं पूरा नाम आगे आप लोग को बताऊंगी। तो ये जो IUPAC नामकरण है, इसको जानने से पहले हमको समझना है कि कार्बनिक रसायन होता क्या है। ठीक है, तो जब हमने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। ठीक है, तो उसकी परिभाषा मैंने लिख रखी है। तो देखो, पहले आज की जो क्लास है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है कि जो कार्बनिक रसायन है वो क्या होता है, उसके जो भाग है, मतलब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कार्बनिक रसायन कौन कौन से होते हैं, वो दिखता कैसा है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हो आप लोग? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन का इंट्रोडक्शन। ठीक, तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। देखो, सबसे पहले कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, परिभाषा में क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन तथा उससे व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे यौगिक जो किससे मिलकर के बना हो, कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे कि आप लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हो, जानते हो कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जितने भी हैं, ठीक है, किससे मिलकर बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते। ठीक है, तो जो भी यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन से ही बहुत सारे और यौगिक बनते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मेथेन हो गया, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जितने भी हैं ये क्या कहलाए, व्युत्पन्न यौगिक। ठीक है, व्युत्पन्न यौगिक का मतलब ये होता है कि मान लो एक है, इससे हम लोग बहुत सारे अन्य तत्व का निर्माण करते हैं ना, बहुत सारे केमिकल या बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कार्बनिक रसायन है उसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है तथा उससे व्युत्पन्न यौगिक, मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे और उससे बनने वाले जो यौगिक होंगे वो क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बनिक रसायन है इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, जितने भी कार्बनिक रसायन है उसको पहचानना तो पड़ेगा, तभी हम लोग उसके बारे में जान पाएंगे। तो इसको हम लोग दो भाग में जानते हैं, एक होता है यौगिकों की संरचना के आधार पर और एक होता है क्रियात्मक समूह के आधार पर। ठीक है, तो देखो कैसे पहचानेंगे हम लोग, पहला जो है यौगिकों की संरचना, है ना, ये हो गया। हम लोग देखेंगे कि यौगिक की जो संरचना है वो कैसी है। ठीक, तो हमने पहले पहचाना यौगिकों की संरचना के आधार पर। दूसरा हम लोग पहचानेंगे कि उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ठीक है, तो इसमें जो भी क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा इसके आधार पर हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक जो है उनको हम संरचना के आधार पर कैसे पहचानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो कि जो कार्बनिक यौगिक है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला वाला कहलाता है विवृत श्रृंखला और दूसरा वाला कहलाता है समवृत श्रृंखला। ठीक है, अब आप लोग जैसे ही नाम को पढ़े होगे आप लोग को अजीब सा लगा होगा कि ये क्या विवृत है और क्या समवृत है, तो इसीलिए मैंने साइड में लिखा है इंग्लिश में, एक लिखा है ओपन और एक लिखा है क्लोज्ड। ठीक है, तो ये चीज हम लोग सबको ही जानते हैं कि दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं या यौगिक होते हैं, एक होता है खुला और एक होता है बंद। ठीक है, एक ओपन स्ट्रक्चर होता है और एक कैसा होता है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। तो जो भी ओपन स्ट्रक्चर होंगे इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, विवृत श्रृंखला, और इसको कहते हैं एसाइक्लिक। ये थोड़ा सा नया, इसको ध्यान देना, एसाइक्लिक, है ना, मतलब जो खुली हुई संरचना होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन संरचना। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, विवृत श्रृंखला। और एक और जो है समवृत श्रृंखला, तो समवृत श्रृंखला मतलब इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड या फिर साइक्लिक। जो बंद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक। जैसे एक साइकिल का जो पहिया है वो गोल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ओपन हुआ और ये हुआ क्लोज। अब वैसे ही जो विविध श्रृंखला है उसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक सीधी श्रृंखला और एक है शाखा युक्त श्रृंखला। ठीक है, वैसे ही समृद्ध श्रृंखला को दो भागों में बांटा है, एक समचक्री और एक होता है विषम चक्री। तो ये जो डिटेल है इसको हम लोग अभी करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो पहले आप लोग इस साइकिल को नोट कर लेना,
इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में देखते जाएंगे और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। इतना तो समझ में आया कि कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में हमको समझना है। पहले किसके आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर समझना है, और दूसरा हमको समझना है क्रियात्मक समूह के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको संरचना के आधार पर देखना है, इसलिए दो टाइप की संरचना होती है। एक होती है विवृत श्रृंखला और एक होती है संवृत श्रृंखला। ठीक, तो जो विवृत श्रृंखला है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन और साइक्लिक, और जो संवृत श्रृंखला है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड और एसाइक्लिक। तो चलो हम लोग पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहला वाला जो संरचना है वो क्या है, हमारा विवृत श्रृंखला। ठीक, साइड में भी लिखा हुआ है और यहाँ पर हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो विवृत का मतलब क्या होता है, ओपन। ठीक, जो ओपन है, या फिर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसाइक्लिक कहेंगे, मतलब जो खुला हुआ होगा उसको हम क्या कहते हैं, एसाइक्लिक। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो विवृत या ओपन श्रृंखला का एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक, तो आप लोग देखते ही समझ जाओगे। सबसे पहले भी पढ़ चुके आप लोग मेथेन, एथेन, प्रोपेन, अभी भी बताऊंगी मैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में आ गया तो उसको यहीं पर देखते हैं। ठीक है, तो देखो ओपन मतलब ध्यान देना कि वो सीधी श्रृंखला बनेगा, है ना। तो यहाँ पर जो ओपन जो श्रृंखला है, तो इसमें देखो हम कैसे लिखेंगे, CH3, CH2 और CH3। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर ये आ गया है, तो हम लोग देखते हैं एक बार। अगर एक कार्बन जब भी आपको दिखाई दे, ठीक है, एक कार्बन दिखाई दे, CH3 लिखा हो, तो वो क्या होता है, मेथेन होता है। ठीक है, और अगर हमको दो कार्बन दिखाई दे, C2H5, है ना, तो वो क्या होता है, एथेन होता है। और अगर हमको तीन कार्बन दिखाई दे, ठीक है, तो जब भी हमको तीन कार्बन दिखाई देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, तो इस ब्यूटेन नहीं, प्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं, है ना, जिसको आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, टोटल 3 कार्बन है। तो जब भी 3 कार्बन दिखाई देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अभी देख रहे हैं हम लोग कितना कार्बन है, प्रोपेन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रहा होगा कि मैं कैसे जानूं कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, हमको समझने में प्रॉब्लम है। तो ध्यान देना यहाँ पर कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। जब भी हमको इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ मैं कैसे लिखूं, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, तो उसको ध्यान देना कि जब भी कार्बन जो है उसके साथ हमेशा 4 बॉन्ड बने होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कार्बन के परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6 होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 और 4। अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो कार्बन है वो हमेशा कितना बंध बनाएगा, 4 बंध बनाएगा। तो ये 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई कि कार्बन 4 बंध बनाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ कितना है, CH3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो CH3 है इसको कैसे काउंट करोगे, CH3 मतलब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 3 ही हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इसको समझना आपको कि 3 ये हाइड्रोजन और एक जो है वो बंद है। ठीक है, वैसे यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, CH2। तो यहाँ पर 2 हमने हाइड्रोजन लिख दिया, लेकिन तीसरे को बंद से दर्शाया और चौथे को भी हमने बंद से दर्शाया। ठीक है, वैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और एक बंद हो गया, तो इजी है। सिर्फ हमको क्या याद रखना है कि कार्बन जो है वो 4 बंध का निर्माण करता है, मतलब वो हमेशा 4 बॉन्ड से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर विवृत, ओपन या फिर एसाइक्लिक का क्या हो जाएगा, जब हम इसको सीधी श्रृंखला में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन श्रृंखला। और ये हमारा उदाहरण हो गया पहला प्रोपेन का। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये हो गया CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अपन 10th में पढ़ चुके हैं कि ये वाला कैसा होता है, एकल बंध होता है। अगर ये हो तो द्विबंध होता है, और अगर इस तरीके से हो तो वो क्या होता है, त्रिबंध। मतलब 3 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, है ना। तो जब एल्केन हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये सब चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल में आ गया इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ मैं, है ना। एल्केन हुआ, ये क्या हो गया, एल्कीन। ठीक है, और ये क्या होता है, एल्काइन होता है। ठीक है, मतलब जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ पर एकल बंध था तो वो क्या हुआ, प्रोपेन।
डबल बॉन्ड होगा तो प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 बंद होगा तो प्रोपाइन। अब यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो जब भी 4 कार्बन हो तो ध्यान क्या देना है हमको, ब्यूट लिखना है ना। तो ये क्या हो गया, ब्यूट। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ गया है, द्विबंध आ गया है ना। तो यहाँ पर जब द्विबंध हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, एल्कीन। मतलब जो भी हमारा ब्यूट, ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब क्या है, एल्केन के एग्जाम्पल है ना। तो जब भी डबल बॉन्ड दिखा तो उसके साथ क्या लगाते हैं, इन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ कि ओपन श्रृंखला है या ओपन को विवृत कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये जो श्रृंखला है वो सीधी श्रृंखला है ना। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ओपन स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो ओपन स्ट्रक्चर है, खुली हुई श्रृंखला, मतलब एक सिंगल लाइन होगी। ठीक है, और ये भी 2 प्रकार का होता है, एक सीधी श्रृंखला और एक कैसी होती है, शाखा युक्त श्रृंखला। तो सीधी श्रृंखला का एग्जाम्पल ये हो गया कि ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीधी श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि सीधी श्रृंखला तो समझ गए। अब यहाँ पर जो दिख रहा है हमको, क्या चीज दिखाई दे रहा है, शाखा युक्त श्रृंखला, है ना। तो शाखा युक्त श्रृंखला में क्या चीज रहेगा कि हम इसको कैसे करेंगे, शाखा के रूप में रहेगा। तो शाखा तो आप लोग सब समझते होंगे। मान लो कि हमारे पास एग्जाम्पल है CH3, CH, CH3 और CH, है ना। तो शाखा किसको बोलते हैं हम लोग, कि अगर कोई भी कार्बन है, अभी तक कैसे था, ऐसे सीधा था, तो सीधी श्रृंखला हो गई। ठीक है, और अभी भी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, मतलब विवृत, मतलब खुला हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जब ये क्या है, ये सीधी श्रृंखला हुई। अब शाखा युक्त कब कहलाएगी, जब यहाँ पर हम ऐसे डबल बॉन्ड, मतलब अगर कोई भी बीच में कंपाउंड होगा तो हम उसको क्या कह देंगे, शाखा युक्त श्रृंखला। मतलब ये सीधी श्रृंखला थी, बीच में हमने एक और का बंध उसमें डाल दिया, तो ये हो गया शाखा युक्त श्रृंखला, है ना। तो आप शाखा युक्त श्रृंखला तो बना लिए, लेकिन हमको क्या देखना है, उसका एग्जाम्पल, इसका नाम देखना है। ठीक है, अब देखो, जितने भी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे वो लोग मुझे इसी वीडियो पे कमेंट करके जरूर पूछना कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आया तो आप रसायन नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मैं सब बच्चों के डाउट क्लियर करूंगी। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो गलत है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कैसे समझ में आया, देखो, ये जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन से लगा हुआ है, चौथा हाइड्रोजन इसका ये हो गया। ठीक, ये जो कार्बन है इसके पास 1 2 3, चौथा कौन सा हुआ, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक, ये कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन और ये चौथा बंध है, तो 4 हाइड्रोजन। ठीक है, उस बात को ध्यान रखना है कि कार्बन के पास कितने बंध होते हैं, 4 बंध। अब ये जो है इसके पास 1 हुआ और 2 हुआ, लेकिन अभी भी कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 और चाहिए। तो जब मैं इसको CH3 लिखूंगी तभी तो 3 और 1 क्या होगा, 4 होगा। इसलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, कम है ना। तो इसलिए हमको हमेशा एक बात ध्यान रखनी कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बंध बनेंगे, या हाइड्रोजन नहीं होगा तो कोई और होगा, लेकिन वो 4 बंध ही बनाएगा, ना कम होगा ना ही ज्यादा होगा। तो ऐसा आप लोग चेक कर सकते हो कि आपने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका नाम देखते हैं। तो इसका नाम 1 2 3 और टोटल 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन होगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। ठीक, अब अचानक से ये आइसो शब्द कहाँ से आ गया, हमने तो सीखा नहीं है, तो हम लोग आगे सीखेंगे, क्योंकि ये नामकरण का पार्ट है ना। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि शाखा युक्त किसको बोलते हैं, उसमें नाम आगे है। तो ध्यान देना, जब भी ऐसे शाखा युक्त श्रृंखला होती तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसो। तो मैं सबका नियम बताऊंगी, कब आइसो बोलते हैं, कब नियो बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना कि जब भी शाखा युक्त श्रृंखला होगी तो वहां पर हम लोग आइसो शब्द का उपयोग करेंगे। टोटल 4 कार्बन है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ब्यूटेन कह दिया। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। समझ में आया, विवृत श्रृंखला, ओपन और एसाइक्लिक कहते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक सीधी श्रृंखला होती है और एक कैसी होती है, शाखा युक्त श्रृंखला होती है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा समझते हैं। दूसरा वाला क्या है, संवृत श्रृंखला, है ना। तो जो संवृत श्रृंखला है ये है हमारा संवृत श्रृंखला। तो संवृत का मतलब समझो क्या होता है, क्लोज्ड, और क्लोज्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक, है ना। साइक्लिक जो पहिया होता है वो कैसा होता है, ऐसा बंद होता है, मतलब ये क्या है, क्लोज्ड है। तो हमको अभी भी जो एग्जाम्पल करना है वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा।
और उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्लोज्ड संरचना है ना, जो समृद्ध श्रृंखला है, वो उसमें क्या आएगा, दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है समचक्री और एक क्या होता है, विषम चक्री। मतलब जिसमें चक्र की जो संख्या है ना, जैसे हम लोग चक्र बनाएंगे, वो एक होता है सम, समझते हो ना, सम, और क्या होता है, विषम होता है ना। तो सम मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, सम संख्या। और विषम किसको बोलते हैं, 3 हो गया, है ना। और ये जितने भी हैं, है ना, ये सारे क्या कहलाएंगे, जैसे 2 के बाद वाला 3, तो ये विषम, 4 के बाद वाला 5, है ना। तो ये जो सारे हैं वो क्या कहलाते हैं, विषम संख्या कहलाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि समृद्ध श्रृंखला को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोज्ड या फिर साइक्लिक। और इसको दो भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है, समचक्री, मतलब जो समान चक्र है, और एक क्या कहलाता है, विषम चक्री, जिसमें क्या हो, विषम चक्री मतलब जो जिसमें विषम संख्या में चक्र बने हुए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, समचक्री, है ना। तो यहाँ पर से ध्यान देना कि मैं पूरा ये वाला समझाती हूँ अभी, है ना। समृद्ध श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग समझते हैं समचक्री जो है वो दो भागों में होता है। एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक भी दो भाग में होता है, एक होता है बेंजीनॉइड और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। तो इस चीज को एकदम क्लियर रखना। अब मैं इसको मिटा करके आपको पूरा ये वाला पोर्शन समझाऊंगी, है ना। समचक्री और विषम चक्री दो भाग। समचक्री में भी क्या होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। विषम चक्री में भी क्या होगा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब ये जो एरोमेटिक है वो दो भागों में बटा है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, है ना। तो अब चलो, तो देखो समचक्री यौगिक को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जब रिंग में सभी कार्बन परमाणु, मतलब इसका जब भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें पूरे के पूरे क्या होंगे, कार्बन परमाणु होंगे। ठीक है, यही दो पार्ट पढ़ रहे हैं। समृद्ध श्रृंखला जो है वो दो भाग में है, एक समचक्री और एक विषम चक्री। तो दोनों में एक छोटा सा अंतर है कि जो समचक्री यौगिक है उसमें सिर्फ कार्बन परमाणु होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन जो विषम चक्री यौगिक है उसमें कार्बन के साथ साथ आपको ऑक्सीजन भी दिखेगा और नाइट्रोजन भी दिखेगा, या फिर कभी कभी सल्फर भी दिखाई देगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आया। समचक्री का मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हो वो क्या कहलाएंगे, समचक्री। और विषम चक्री का मतलब क्या होगा कि जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के भी यौगिक होंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आया। समचक्री मतलब जब रिंग में सभी कार्बन परमाणु हो, इसको हाईलाइट करना, इसको ध्यान देना कि जब भी कार्बन परमाणु होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, समचक्री यौगिक। ठीक है, अब ये जो समचक्री इसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एलिसाइक्लिक को देखते हैं। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होगा कि ऐसे यौगिक जिसमें 3 या उससे अधिक कार्बन परमाणु युक्त रिंग होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो एग्जाम्पल के बिना तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर क्या है, एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। हम लोग देखते हैं, एक हमने लिया CH2, यहाँ पर भी हमने क्या लिया CH2, और ये भी क्या हो गया CH2। ठीक है, अभी भी हमारा वो रूल ध्यान में रखना है कि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन, मतलब उसके पास 4 बॉन्ड बने हुए होने चाहिए। ठीक है, देखो इस कार्बन की बात करते हैं, 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर एक हुआ और इधर एक, मतलब एक कार्बन से 4 बंध बना हुआ है। चाहे हम इसकी बात करें, 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा और ये चौथा। ये वाले में देखो CH2 1, 2 हुआ, 3 और 4 हुआ। ठीक है, गिन के एक बार मैं बता देती हूँ, ये 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, वैसे इस वाले की बात करते हैं, ये 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हुआ और ये इसका चौथा, मतलब हर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है। ठीक, तो इसका नाम देखना, ध्यान देना, ये जो है जब भी हम साइक्लिक शब्द का उपयोग करते हैं, अंदर में कुछ भी ना बना हो, आपको ऐसे दिखाई दे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइक्लो लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, 2, 3, तो 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 4 कार्बन वाला। तो 4 कार्बन में हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ भी CH2, ये भी हो गया CH2, है ना। तो देख लो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा और ये चौथा, ये 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा और ये चौथा।
तो हर एक कार्बन 4 बंध से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपका कोई भी स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी देखो अंदर में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बना हुआ है, हम इसको ऐसे भी बनाएंगे ना तो भी ये गलत नहीं होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये जो अंदर में अगर ऐसा कोई भी बंध नहीं दिख रहा है तो वो क्या कहलाता है, हमारे लिए साइक्लो शब्द का उपयोग होता है ना। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, ठीक। अब यहाँ पर 3 कार्बन था, 1 2 3, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन। यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा, ये देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, है ना। तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको इसी तरीके से लिख करके देखोगे, नहीं बनता है तो कमेंट करना, मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर जो एलिसाइक्लिक है उसके बारे में देखा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, एलिसाइक्लिक तो हो गया, अब हम समझेंगे कि एरोमेटिक क्या होता है, ठीक है। पहले तो हम एरोमेटिक का मतलब ही समझते हैं, है ना। देखो जो एरोमेटिक है उसका मतलब होता है एरोमा, है ना। देखो एक चीज ध्यान देना, जब कभी भी फूल की शॉप में जाते हो जहाँ पर फूल मार्केट होता है या फ्लावर बिकता है, तो ध्यान देना बहुत सारे जो फ्लावर मार्केट होते हैं जहाँ बुके मिलता है उसका नाम क्या होता है, एरोमेटिक या एरोमा फ्लावर सेंटर होता है, ठीक है। तो उसका एक मतलब है, जब भी कहीं जाते हो ना तो कुछ सीखा करो, है ना। एरोमा का मतलब होता है सुगंध, मतलब अगर किसी भी चीज से एक विशिष्ट सुगंध आती है या कोई स्मेल आती है, जैसे कि बहुत सारे केमिकल होते हैं, फिनॉल भी एक केमिकल है, सब जानते हो, है ना। फिनॉल हो गया या फिर क्लोरोफॉर्म हो गया या एसीटोन हो गया, स्प्रिट हो गया, ये सारे क्या है, केमिकल है और सबकी अलग अलग अपनी एक सुगंध होती है। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं जिसमें एक विशिष्ट सुगंध पाई जाती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब एरोमेटिक शब्द का अर्थ ही क्या होता है, एरोमा, है ना। देखो एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये जो एरोमेटिक है किससे मिलकर के बना है, एरोमा शब्द से मिलकर के बना है। और ये जो एरोमा है इसका अर्थ क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनकी क्या होती है, विशिष्ट सुगंध होती है, मतलब उसमें कोई स्पेशल टाइप की स्मेल पाई जाती है, ठीक है। तो अब जब भी फ्लावर लेने जाओगे तो देखना, ध्यान देना शहरों में कि वहां पर क्या लिखा होता है, एरोमा फ्लावर सेंटर, मतलब वो बता रहे कि यहाँ पर एक विशेष टाइप की सुगंध होती है, ठीक है। तो अब हम समझ गए एरोमेटिक मतलब क्या होता है, एरोमा, और जिसमें भी विशिष्ट सुगंध पाई जाती है वो क्या कहलाता है, हमारा एरोमेटिक यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो ग्रीक शब्द जो है एरोमा, उसका क्या मतलब होता है, विशिष्ट सुगंध या मीठी सुगंध, मतलब जिसमें थोड़ा सा मीठा टाइप का सुगंध होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमा कहते हैं, है ना। तो जो एरोमा है वो कैसा शब्द है, एक ग्रीक शब्द होता है, ठीक। तो हमको समझ में आया एरोमा का मतलब क्या है। अब ये जो एरोमेटिक यौगिक है वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक। अभी हमको इसका एग्जाम्पल देखना है, तो इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सबसे पहला है क्या होता है, बेंजीनॉइड, है ना, बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक, ठीक। तो अब सबसे पहले देखते हैं बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, ठीक। तो बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक कहला रहे हैं, तो मतलब क्या होगा कि जहां पर कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, है ना, क्या हो, जहां पर कम से कम एक बेंजीन रिंग हो वो क्या कहलाएगा, बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक, है ना। अब देखो, अब एरोमेटिक यौगिक तो समझ गए, लेकिन बेंजीन की संरचना क्या होती है ये भी समझते हैं। तो ध्यान देना, ये जो है सबको बेंजीन बनाने आना चाहिए, ये जो है वो क्या कहलाता है, बेंजीन कहलाता है, ठीक। सब लोग बनाना सीख जाओगे। बेंजीन जो है एक 2 प्रकार का नाम होता है, एक सामान्य नाम होता है और एक IUPAC नाम होता है, ठीक है। तो बेंजीन जो है इसका क्या हो जाएगा, एक सामान्य नाम है। देखो यहाँ कितने कार्बन है, एक पॉइंट करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और 6, है ना। तो देखो इसका नाम किसने रखा है, एक हकल नाम के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था वैज्ञानिक का, हकल नाम के वैज्ञानिक थे। इसको हम लोग आगे और पढ़ेंगे। उन्होंने एक यौगिक की खोज की जिसका नाम क्या था, बेंजीन। सबको बेंजीन बनाने आना चाहिए, इसी से हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है, बेंजीन, है ना। तो
हमने एरोमेटिक यौगिक की परिभाषा क्या लिखी कि जहां पर कम से कम एक बेंजीन रिंग हो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो एक तो है ही। अब अगला देखते हैं, है ना, ये जो है एक बेंजीन तो होना ही है, उसके साथ साथ एक और बेंजीन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक बना एक छोड़ दो, फिर एक बनाओ, फिर एक छोड़ो, एक बनाओ, फिर एक छोड़ दो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार्बन है ना, कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पर सब जगह क्या है, CH, ठीक है, सब जगह ये कार्बन है, इसका एक बंद, दो बंद, तीन बंद और ये चौथा बंद, ठीक। तो ये सब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। अब यहाँ पर देखो, ये जो कंपाउंड बना है बेंजीनॉइड, मतलब कम से कम एक बेंजीन रिंग हो। तो एक बेंजीन रिंग तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक और है। तो अब ये जो बंद लगाते हैं वो भी डाउट होगा, कैसे लगता है वो बंद। तो एक बनाओगे, एक खाली छोड़ दोगे। जैसे ये एक बना है तो इसके साइड में क्या होगा, खाली छूटेगा, तब तो ये यहाँ बनेगा, फिर ये खाली छूटेगा और यहाँ बनेगा। तो ऐसे यौगिक जहां पर एक बेंजीन रिंग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बेंजीनॉइड कंपाउंड। और इसका नाम क्या है, नेफ्थलीन है। इंपॉर्टेंट है, ये सब स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे, कॉपी में नोट्स बनाते जाओ और डेली डेली प्रैक्टिस करते जाओ। तो समझ गया, बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया। एक और बनाते हैं, है ना, इसको मैं मिटा दे रही हूँ, उसके बाद बनाते हैं। तो बेंजीन हुआ, नेफ्थलीन हुआ, और एक और बना के देखते हैं, एक होता है डाइफेनिल, ठीक है। ठीक, नया नया है करके नहीं सोचना है, सब हमको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। तो अगर इस तरीके से बना, देखो कैसे करेंगे हम लोग, दो बेंजीन है, बस हम लोग उसको इस तरीके से बना लिए, है ना। तो ये एक बना, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, एक बना दो, एक छोड़ो, फिर बना, और ये इसका नाम क्या होता है, डाई। डाई क्यों, जब भी दो चीजें हो, दो कंपाउंड हो, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डाई फेनिल लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा डाइफेनिल, ठीक। तो समझ में आया, ये हो गया हमारा बेंजीनॉइड कंपाउंड, ठीक है। बेंजीनॉइड मतलब जहां पर कम से कम एक बेंजीन रिंग हो वो क्या कहलाता है, बेंजीनॉइड कंपाउंड कहलाता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, है ना। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड मतलब जहां पर बेंजीन रिंग नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। तो सेकेंड वाला क्या है, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे, जहां पर बेंजीन रिंग तो नहीं होता लेकिन उनमें एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तभी तो ये एरोमेटिक का भाग है, मतलब उसमें कोई ना कोई खुशबू होगी, विशिष्ट गंध होगी। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, एरोमेटिक के अंतर्गत में आ रहा है बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो देखो नॉन बेंजीनॉइड का सिर्फ परिभाषा ये होगा कि जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होता लेकिन एरोमेटिक लक्षण होता है, ठीक है। तो इसका देखो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर है ना ये, और यहाँ पर इसके साथ में एक और बॉन्ड, इसको ऐसे करके ऐसे बना दो, है ना। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा OH हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें सिर्फ एक ही बना लो क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोलिन कहते हैं, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कंपाउंड है इसमें, है ना, 7 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रोपोलिन। तो ट्रोपोलिन कैसा है कि इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन किसको बोलते हैं, जहां 6 कार्बन हो उसको हम क्या कहते हैं, ये था हमारा बेंजीन रिंग, लेकिन यहाँ पर बेंजीन नहीं है, लेकिन बेंजीन के साथ साथ इसमें कैसी प्रॉपर्टी है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब हम लोग, ये पूरा पोर्शन हो गया हमारा समचक्री, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। अब हमारे पास सिर्फ कौन सा बचा हुआ है, एलिसाइक्लिक हो गया। अब बचा हुआ है हमारे पास विषम चक्री यौगिक, है ना। तो जो विषम चक्री यौगिक है इसकी परिभाषा मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि विषम चक्री क्या होता है, जहां पर एक कार्बन तो हो लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, हमको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। कार्बन है ना, कार्बन के साथ क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, प्लस कभी कभी हमको नाइट्रोजन भी मिलेगा या फिर सल्फर, ठीक है। परिभाषा में कैसे लिखोगे, जब कोई भी यौगिक में कार्बन रिंग के साथ साथ हमको क्या मिलेगा, या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फिर सल्फर मिलता है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, विषम चक्री यौगिक। ऐसे प्लस करके मत लिखना, या तो हमको कभी क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर मिलेगा,
तो ये क्या कहलाएगा, विषम चक्री यौगिक। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग इसका क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसके भी दो प्रकार है, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। ठीक है, तो जो एलिसाइक्लिक है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखते हैं। एलिसाइक्लिक में हमको क्या करना है, वही वाला देखो, प्रोपेन बनाना है। ठीक है, तो प्रोपेन के साथ ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। ठीक, अब परिभाषा को देखो, ऐसे यौगिक जहां पर कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर हो। तो ये कार्बन था, अब कार्बन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीरेन होगा। ठीक है, इसका नाम आपको याद करना है। जैसे आप लोग का नाम हम लोग याद करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, तो उसी तरीके से हमको क्या करना है, इन कंपाउंड्स के नाम भी याद रखने। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऐसे यौगिक कार्बन के साथ साथ क्या हो, ऑक्सीजन भी हो या नाइट्रोजन हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे विषम चक्री यौगिक। तो एलिसाइक्लिक ये हुआ। एक और देखते हैं, CH2, ये भी हो गया CH2, और यहाँ पर ऑक्सीजन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीटेन। तो सिर्फ दो दो एग्जाम्पल लिखते जाना, उतना पर्याप्त है। एग्जाम में आता है कि कार्बनिक यौगिक को पूरे विस्तार से समझाओ, तो सबको समझाना है और दो दो एग्जाम्पल लिखने। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कौन सा, ये वाला कंपाउंड एलिसाइक्लिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक में समझना है वही चीज है, साइक्लो ग्रुप, मतलब 2 कार्बन है लेकिन उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। यहाँ 3 कार्बन है लेकिन उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो लास्ट हम लोग एक और देखते हैं, एलिसाइक्लिक के बाद कौन सा हो गया हमारा, एरोमेटिक। ठीक है, तो जो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक में देखो, एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें कैसी गंध होती है, एरोमा के समान एक विशिष्ट गंध होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्यूरेन, है ना। और वैसे ही यहाँ पर ये हो गया नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पायरॉल। ठीक, नाम को याद करना है, इसका कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कि कहाँ से आया, है ना। अब वैसे ही यहाँ पर एक और है, सिंपल है कि अगर यहाँ पर क्या दिख गया, सल्फर दिखा, ठीक है, तो सल्फर दिखा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, थायोफीन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये पूरा साइकिल कंप्लीट किया कि कार्बनिक यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, एक समृद्ध, एक विवृत, मतलब एक खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। उसके बाद जो खुली श्रृंखला है वो 2 भागों में बटी थी, एक सीधी श्रृंखला और एक शाखा युक्त श्रृंखला। वैसे ही समृद्ध 2 भागों में, एक समचक्री और एक विषम चक्री, है ना। क्या डिफरेंस था समचक्री और विषम चक्री में, कि जो समचक्री यौगिक होते हैं उसमें सब क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, लेकिन विषम चक्री में क्या देख रहे हैं, बीच बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको पढ़ा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या चीज नहीं समझ में आया, उसको मैं दोबारा बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।